I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे थे बीए थर्ड ईयर का जो पेपर 2 है आपका सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया उस इससे संबंधित। और इसके कई वीडियो हम लोग बना चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक आपका कवर हो चुका है वीडियोस और पीडीएफ के माध्यम से। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों की समस्याएं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की हम बात कर रहे थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में संविधान के अनुच्छेद 46 के माध्यम से इनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं वो हमने देख लिए थे। वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, बंधुआ मजदूर और परंपरागत कारीगरों को सम्मिलित किया जाता है, ये भी हमने जान लिया था। और अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया था। और अब आज की जो बात है वो हम करते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा जब हम देखने की कोशिश करें तो इसमें ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अनुसूचित जनजाति सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, बहुत विशाल देश है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और 1 अरब और 25 करोड़ 21 करोड़ के लगभग जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या हमारी 2011 के जो जनगणना हुई थी उसमें ही हमारी आ गई थी। और अभी यदि वर्तमान अनुमान लगाया जाए तो ये मान के चलते हैं कि 1 अरब और लगभग 35 करोड़ की जो संख्या है, जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश की है। और इस पॉपुलेशन का लगभग 8 से 8.5% जो पॉपुलेशन है वो अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल कास्ट की है। और इस पॉपुलेशन का लगभग 80%, 75 से 80% जो जनसंख्या है वो अभी भी अनुसूचित जनजाति की वो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और बटाईदार, काश्तकार, सीमांत कृषक, कृषि श्रमिक इत्यादि के रूप में ये लोग काम करते हैं। तो अनेक प्रकार की निश्चित रूप से समस्याओं का भी सामना करते हैं। अपने विकास का इनको जितनी मात्रा में विकास की इनको आवश्यकता है उस अनुपात में इनका विकास नहीं हो पाता। इसके लिए कुछ प्रावधान भी संविधान के द्वारा किए गए हैं। और यदि परिभाषा में इनके देखने की कोशिश करें तो ये निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोग हैं। निश्चित भूभाग के जो निवास करने वाले जो जनजाति के लोग हैं उन्हीं को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है। इनकी जो भाषा है वो भाषा इनकी सामान्य भाषा, इनकी जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये भी सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि इन्हीं तक सीमित होती है। तो इस रूप में यह भाषा विशिष्ट भी है इनकी। और एक सामान्य संस्कृति को ये लोग फॉलो करते हैं। अपनी संस्कृति को ये एक दूसरे से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। लेकिन जो अन्य जो जनसंख्या है उस जनसंख्या से इनकी जो संस्कृति है वो विशिष्ट प्रकार की है, उनसे भिन्न प्रकार की संस्कृति है। और सुदूर क्षेत्र या सुदूर दुर्गम क्षेत्र में इनका निवास स्थान रहता है। तो ये कुछ जो परिभाषाएं हैं वो इनकी हैं, जिन पक्षों को इसमें शामिल करना है हमको। इसके अतिरिक्त यदि कुछ विचारकों के अनुसार हम देखें तो चार्ल्स विनिक अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में लिखते हैं कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता तथा एक सूत्र में बंधने वाले जो सामाजिक संगठन है वे आते हैं। और यह सामाजिक उपसमूह जैसे गोत्र या गांव को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और डॉक्टर मजूमदार की जो बुक है, बहुत फेमस बुक है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, इसमें ये लिखते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है। एक सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो ये कुछ जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं हमें बताती हैं कि किस प्रकार जनजाति को समझा जा सकता है। और जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन, व्यवसाय इत्यादि होता है और जो सामान्यतः अंतर विवाह के नियमों का पालन करते हैं। ये लोग दूसरी जो जनजातियां होंगी या दूसरी जो जातियां होंगी उनमें विवाह करना पसंद नहीं करते और इनमें अंतर्विवाह के जो नियम हैं उनका कठोरता के साथ पालन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम आगे चलें तो जनजाति की कुछ विशेषताएं हमें समझने की ज़रूरत है। सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार, अंतर्विवाह। तो एक जनजाति का एक निश्चित भूभाग होगा, उसी में निवास करेंगे और उस भूभाग से लगाव
और उसके सदस्यों जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे उसके सदस्यों से इनमें सामुदायिक जो भावना है उसका दृढ़ता से पालन किया जाता है, दृढ़ता से लगाव इनमें देखने के लिए मिलता है हमें। और एक सामान्य भाषा इनकी देखने के लिए मिलेगी, अपने विचारों का आदान प्रदान ये अपनी सामान्य भाषा के माध्यम से करते हैं और अपनी भाषा से ही ये संस्कृति का जो हस्तांतरण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं। विस्तृत आकार इनका, क्योंकि एक ही जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है, अनेक वंश, समूह, गोत्र इत्यादि होते हैं, तो इसी कारण इनकी जो सदस्य संख्या है वो अन्य जो क्षेत्रीय समुदाय होते हैं उन क्षेत्रीय समुदायों की अपेक्षा अधिक होती है। इनमें अंतर्विवाह के नियम जो हैं अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं तो अंतर्विवाह का नियम पाया जाता है इनमें। और प्रत्येक जनजाति का कोई ना कोई एक नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वह पहचानी जाती है। और जैसे कि आपने अंडमान में अंडमानी नाम सुना होगा, नागा, खासी, गारो, इस तरह की जो जनजातियों के नाम हैं वो आपने सुने होंगे। राजस्थान में मीणा, भील, इस तरह की जो जनजाति हैं इनके नाम आपने सुने होंगे। और सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं। इनके जो सभी सदस्य हैं वो रीति रिवाज, प्रथा, लोकाचार, नियम, कला, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार इत्यादि के माध्यम से इनमें समानता देखने के लिए मिलती है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृति इज ए वे ऑफ लाइफ, संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो संस्कृति की परिभाषा से हम सभी परिचित हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता इनमें देखने के लिए मिलती है कि एक जनजाति अपनी सभी आवश्यकताओं को ये स्वयं अपने आप में पूरा करने में सक्षम होते हैं। शिकार, फल फूल एकत्रित करना, कृषि करना और कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, इस तरह के जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता, वो इनमें देखने के लिए मिलती है। और अपनी आवश्यकताओं को ये लोग स्वयं ही पूरा कर लेते हैं। और कभी कभी ये वस्तु विनिमय इत्यादि के रूप में जो पड़ोसी समाज होते हैं इनके, जो दूसरी जनजातियां होती हैं, वहां से भी ये लोग परस्पर वस्तु विनिमय इत्यादि करते हैं। राजनीतिक संगठन इनका बहुत सुदृढ़ होता है। अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करवाने में, नियंत्रण बनाए रखने में और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड इत्यादि की भी व्यवस्था करता है। और जो अधिकांशतः इस तरह का जो मुखिया होगा वो मुखिया जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको इस तरह के मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जनजातियों में सामान्य जो निषेध हैं, खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म इत्यादि से संबंधित उन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अब भारतीय जनजातियों की समस्याओं को यदि हम समझने की कोशिश करें तो अनेक प्रकार की समस्याएं हमें इनमें देखने के लिए मिलती हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ा भाग है जो कि जनजातियों से संबंधित है। और ऑल ओवर इंडिया मैंने आपको बताया कि लगभग 9%, 8.5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उस ट्राइब्स के अंतर्गत आती है। और जब यदि हम भारत की बात करें तो भारत के सभी राज्यों में जनजातियां देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर जनजातियों की संख्या एकदम नगण्य है, बिल्कुल न्यूनतम है। लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो जैसे कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पर इनकी संख्या बहुत अधिक है। जबकि यूपी, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर इनकी संख्या बहुत कम हमें देखने के लिए मिलती है। तो इनकी यदि समस्याओं को समझने की कोशिश करें तो इनकी जो एक महत्वपूर्ण समस्या है वो है इनका पृथक निवास। जो सभी जनजातियां हैं वो लगभग पहाड़ों, जंगलों, दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो अन्य लोगों से इनका संपर्क नहीं हो पाता। इनके जो विकास के लिए जो आधारभूत संरचनाएं जिस प्रकार की विकसित होनी चाहिए वह संरचनाएं विकसित नहीं हो पाती। और अपने पृथक निवास के कारण ही इनकी जो निर्भरता है वो प्रकृति पर निर्भरता अधिक होती है और अपने जो जीवन यापन के साधन हैं इनको स्वयं जुटाने पड़ते हैं। और इसके कारण ये अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। जो बाह्य समाज है उन बाह्य समाजों से इनका अनेक वर्षों तक संपर्क नहीं रहा। जो ये इनकी स्वयं की भी संस्कृति इस प्रकार की रही कि इन्होंने बाहर के लोगों को स्वयं से संपर्क नहीं करने दिया और ये अनेक वर्षों तक पृथक रहे। तो जिसके कारण जो बाह्य समाज है उन बाह्य समाजों के साथ में इनकी जो अनुकूलन की जो समस्या है वो अनुकूलन की समस्या
इनके साथ हमें देखने के लिए मिली। और जिस प्रकार से जो अन्य समाज तीव्र गति से विकसित हो रहे थे, उतनी तीव्र गति से विकास नहीं हो पाया। जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनके कारण इनको अनेक प्रकार की जो समस्या का सामना करना पड़ा। पहले जो जंगल में जो भूमि और जो जंगल की भूमि और जो रिसोर्सेज हुआ करते थे, पहले उन पर पूरी तरह इनका आधिपत्य रहा करता था, पूरी तरह से इनको छूट मिली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब जो नई नई प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनके माध्यम से जब कुछ फॉरेस्ट रिजर्वेयर वगैरह बने, आरक्षित वन भूमि को आरक्षित कर दिया गया, तो उसके माध्यम से जो नए नए अधिकारियों से, नई नई व्यवस्थाओं से इनका परिचय हुआ। और इसको भी इनको स्वीकारने में अनेक बार बहुत अधिक समस्याएं आई इनके द्वारा। जो जिस प्रकार की जीवन प्रणाली इनके द्वारा व्यतीत की जाती थी, स्थानांतरित खेती, वन उपज के ऊपर निर्भरता, भोग, प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना, इन सभी पर इनके धीरे धीरे रोक लगा दी गई, जिसके कारण इनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनमें वन संपत्ति एवं खनिज पदार्थों आदि का होना इनके लिए बहुत अधिक लाभदायक था पहले। और कई प्रकार की जो वन संपत्ति, कीमती लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियां, चाय बागान इत्यादि जो थी, इनके ऊपर इनकी निर्भरता रहती थी। लेकिन इन्हीं खनिज पदार्थों के कारण इन जनजातीय लोगों का शोषण होने लगा। और बाह्य समाज के जो लोग थे, उस बाह्य समाज के लोगों के आने से इनकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में विघटन होता हुआ दिखाई दिया। बाह्य लोगों के द्वारा इनका शोषण किया गया और व्यापारी, ठेकेदार, प्रशासक, पुलिस अधिकारी इत्यादि इनके संपर्क में आए। इनकी जो दयनीय आर्थिक स्थिति है, इनकी जो अशिक्षा है, उसका इन्होंने लाभ उठाया, उनका शोषण किया, जिससे इनमें ऋणग्रस्त था, भूमिहीनता और यौन संबंधी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ये लोग ग्रसित हो गए। और ऐसे ही समय में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन भारत में था, तो उस समय जो ईसाई मिशनरी इत्यादि थे, वे ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया। और उनके इस प्रवेश के साथ ही उन्होंने उनके उत्थान और कल्याण के नाम पर इनको आर्थिक प्रलोभन दे करके, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का इनको प्रलोभन दे करके, इनका धर्म परिवर्तन कर इनको ईसाई बनाया। और इस कारण से जो दूसरी संस्कृति को ग्रहण करने से, पर संस्कृति ग्रहण से जो समस्या उत्पन्न होती हैं, उस प्रकार की समस्याएं भी इनके सामने